तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल एक बच्चे के द्वारा एक कमेंट किया गया कि सर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है बड़ी एक अलग डायरेक्शन में चल रही है और थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है कई सारी चीजों को लेकर। एक तो ये जो बंदा था पहले एक ग्रुप में रहता था, 4 लड़के रहते थे साथ में, अब आज के डेट में ये अकेला रहता है रूम पर। तो इसके चलते जो 4 बंदे रहते थे उनमें से 3 जो है वो अपने अपने घर पर या फिर किसी और काम करने के लिए चले गए, जिसके चलते भी इसको लगने लगा कि सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अब ये अकेला रह गया है। तो देखिए ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन आता है लाइफ में जब इंसान को ये लगता है कि अब जो है उसकी लाइफ जो है वो रुक गई है, सबकी लाइफ जो है वो बड़ी तेज भाग रही है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी लंबी कूद की है तो आप लोग क्या करना पड़ता है, पीछे से दौड़ के आना पड़ता है छलांग लगाने के लिए। ठीक है, थोड़ा पीछे को हटना पड़ता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए। तो ये वही पीछे को हटने वाली बात हो जाती है। जब ये इंसान आपको छोड़कर जा रहे हैं, अपने अपने किसी काम में लग जा रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको लगेगा कि पता नहीं यार मैं ही अकेला क्यों रह गया हूं, मेरे में ही कोई कमी है क्या। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग उस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप लोग अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, आप लोग अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे उस टाइम पर, तो कुछ टाइम बाद, लगभग 6-7 महीने या फिर 1 साल बाद, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग यहां से गए हैं छोड़कर, उनसे कई गुना बेहतर पोजीशन में आप लोग अपने आप को पाओगे। और ये एक रियलिटी फैक्ट है, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। नहीं यकीन आता तो कंटिन्यूअस करके देखिए, जिस भी पोजीशन में आप उसमें लगे रहिए, आप लोगों को हार नहीं माननी है। और फिर अपने आप को देखिए कंपेयर करके लगभग 1 साल बाद कि वो लोग कहां पर हैं या आप लोग कहां पर हो। अगर आप लोग चीजों को छोड़ोगे नहीं, कंटिन्यूअस लगे रहोगे तो देखिए ये वही चीजें होती हैं। क्यों नहीं होता है कि रेस को छोड़कर भाग जाना, जिसको लगता है कि नहीं हो रहा है वो छोड़कर भाग गया, आप लोग उसमें लगे हुए हैं, तो रिजल्ट आप लोगों को ही मिलेगा। और जो आप लोग छोड़ दोगे, नहीं करोगे, वो चीजें फिर उनको मिलेगी। यानी क्यों नहीं कहते कि जो कामयाब होने वाले जितना छोड़ देते हैं, जो नहीं मेहनत करते हैं, उन लोगों को बस इतना ही मिलता है जितना कामयाब होने वाले छोड़ देते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग रियलिटी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए पाओगे, अगर आप लोग अपने पाथ पर कंटिन्यूअस लगे रहोगे तो। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। कल एक इंपॉर्टेंट डे मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था नैनो में। एक यहां पर ये इंपॉर्टेंट डे है। वैसे तो डेली हम लोग अपनी जो क्वेश्चन, जो हमारी करंट अफेयर वाली वीडियो आती है, वो दूसरे वाली, उसमें हम बेसिकली यहाँ पर ये डे वगैरह डिस्कस करते हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताने हैं, इसलिए मैंने सोचा इसमें आप लोगों को बताता हूँ इस डे के बारे में। तो ये बात की जा रही है इंटरनेशनल जो एक इक्वल पे डे है उसके बारे में। देखिए अगर आज के डेट में आप लोग बात करेंगे तो अगर मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस की बात आ जाए, तो यहां पर जो मेल को सैलरी दी जाती है और जो फीमेल को सैलरी दी जाती है, यानी कि लड़के को जो सैलरी मिलती है और लड़की को जो सैलरी मिलती है, उसमें जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, नियरली 23% का आप लोगों को यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि वुमेन को गलत तरीके से या फिर कम आंका जाता है अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए यहां पर रखते हैं तो इसी के चलते यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी मुहिम चलाई जाती है कि ये गलत तरीका है इस तरीके से जो वुमेन है उनको देखने का। तो सितंबर जो 18 है यहां पर, वो इसी के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल इक्वल जो पे होना चाहिए यहां पर, खासकर अगर सेम काम कर रहे हैं लड़का और लड़की, तो उनको एक ही जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कि उसी काम के लिए लड़के को ज्यादा सैलरी और लड़की को कम सैलरी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तरीके से आप लोग सप्रेस कर रहे हैं यहां पर लड़की को, एक तरीके से जो उसके अंदर का जो डेडिकेशन है, काम करने का जो जज्बा है, वो आप लोग बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अगर इस तरीके से आप लोग उसको अंडरमाइन कर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि एक तरीके से अगर ह्यूमन राइट के बारे में बात करें तो उसका भी ये हनन हो रहा है। यहां पर एक तरीका डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हो रहा है वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, वो अपने आप को एक सही पोजीशन में नहीं पाएंगे। और ये 23% तक यहां पर देखने को मिलता है, जो ये गैप आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो सोचने वाली बात है कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं आज के दिन में सोसाइटी में। आखिर क्यों हम लोग लड़कियों को कम आंक रहे हैं, वो भी उन लड़कियों को जो लड़की जो है वो बच्चे को जन्म देती है, यानी कि हमारे जैसे जो इंसान है इस दुनिया में आते हैं उनकी वजह से, और उन्हीं को हम लोग कम आंकने स्टार्ट कर देते हैं। आखिर किस पैरामीटर पर? तो ये गलत तरीका है, ये इस तरीके से सोसाइटी में चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर वुमेन के इंपावरमेंट के बारे में, वुमेन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप लोग यहां पर ये डेटा यूज कर सकते हैं। हल्की सी नजर कोरोना वायरस के केसेस पर डाल लेते हैं। कल हमारी कंट्री में 96,792 केस हमारी कंट्री में देखने को मिले और 1,175 लोगों की जान चली गई। तो 84,404 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये आंकड़ा आप लोगों को डराने के लिए नहीं होता है, आप लोगों को अवेयर कराने के लिए होता है कि आप लोगों को अपना ध्यान अपने आप रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए है। यहाँ पर 87,778 जो लोग हैं यहाँ पर ये रिकवर हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर यूएसए में देखने को मिल रहे हैं और तीसरे नंबर पर ब्राजील में। तो ये टॉप 3 कंट्री है जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। बस मोटा मोटा फोकस अपनी कंट्री पर आप लोग रखिए। ओके,
आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है बफिन बे, जाकर मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आज के आर्टिकल्स देखते हैं एक एक कर क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। ये जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है और इंडिया को किस तरीके से गलत तरीके से सप्रेस किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री की जनता, हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमारी कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में न रखते हुए हमको डेवलप कंट्री के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि हमको भी उन्हीं के जैसा टारगेट रखना है। आखिर क्या क्या चीजें डिटेल में यहां पर समझेंगे। जुडिशरी है जो है आज के में हमारी कंट्री में ये बताया जा रहा है कि इनटॉलरेंस होती हुई जा रही है, यानी कि जुडिशरी जो है जरा सा उनके ऊपर कोई कमेंट कर देते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं। तो यहां पर इसी के चलते ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है। तो जानेंगे आखिर ऐसा क्या देखने को मिल रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म की बात की जा रही है, इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पीटा के बारे में, यानी कि एनिमल क्रुएल्टी के बारे में बात की जा रही है। आखिर क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है, तो इसको हम लोग काफी डिटेल में समझने वाले हैं। यहां पर जो बात की जा रही है क्वाड के बारे में और यहां पर एलएसी के बारे में, तो आर्टिकल को समझेंगे, क्वाड के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो एक अच्छा ओवरव्यू आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने को मिल जाएगा। ये कार्टून है, अभी देखेंगे। आज है फ्राइडे को यहाँ पर ये जो जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहीं पर अगर वो कोई रिपोर्टिंग करने गए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस तरीके से। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ये ऊपर वाला आर्टिकल है, ये कोविड-19 की जो दवाई बनाई जा रही है रशिया के द्वारा, जिसका नाम था स्पुतनिक, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो ये जो बेसिकली दवाई है ये हमारी कंट्री के साथ में पार्टनरशिप करके रशिया बना रहा है, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड यहाँ पर हमारी कंट्री कंपनी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए दवाई जो है वो जल्दी लगता नहीं है कि प्रॉपर पैटर्न में आने वाली है, क्योंकि दवाई को ट्रायल करने के लिए यहाँ पर पूरा जो प्रोसीजर चाहिए उसके चलते हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा भी बोला गया है कि ये जानकर चलो कि अगले साल जो है 2021 में ये हाफ जो बेसिकली जो हाफ टर्म है उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि मई जून या फिर उससे बाद में आप लोगों को दवाई देखने को मिलेगी। तो तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखिए, जितना ज्यादा अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं आप लोग प्रिकॉशन लीजिए। आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि जो स्पुतनिक नाम रखा गया है रशिया के द्वारा इस दवाई का, ये किसके बेस पर रखा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने को मिलेगी। और मैंने आप लोगों से ये जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है नैनो मैगजीन, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो बताइए ये क्वेश्चन जो कि चांसेस भी है क्वेश्चन पूछने के और हमारी कंट्री के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, तो और भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है आप लोगों को स्टडी लवर वीर टेलीग्राम चैनल पर, तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की यहाँ पर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो भी ऐसी कुछ चीजें मुझे लगता रहेगा टाइम टू टाइम जब पढ़ता रहता हूं, जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, तो वह मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने डाला था कल कम्युनिटी में, उसमें मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, आप लोग देखिए एक बार। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो 48% लोगों के द्वारा इसका आंसर दिया गया है वो आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर इनके द्वारा आंसर बोला गया है कि ओनली 2। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं इसका आंसर बताऊंगा। बोला जा रहा है कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी होती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है ज्वाइंट जो यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो 1919 के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया है 1 and 2, सी में बोला गया है ओनली 2 और डी में बोला गया है ये ओनली, जो यहाँ पर बेसिकली कि ये मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुना दिया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम लोगों के द्वारा तो ये पढ़ाई नहीं गया कि करेक्ट नहीं, यहाँ पर अननोन करेक्ट पूछा गया है। तो ये जो कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है ना, ये एक तरीके से एग्जाम में आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन ले डूबता है और यहीं से ही आप लोग आउट ऑफ द लिस्ट हो जाते हैं। तो ये हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूं तब भी आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बातें कई बार बताई है कि क्वेश्चन पहले देखिए और क्वेश्चन में पहले नीचे आइए एकदम यहां पर कि क्या पूछा गया, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, और उसके बाद में स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो उससे आप लोग जो है ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के माइंड में रहेगा कि ये पूछ क्या रहा है। वरना आप लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर बोलते हैं कि यार ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा, तो फिर से पढ़ना पड़ता है, आप लोगों का टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अगर आप लोग पहले यहां पर इस वाली लाइन में आएंगे और ये देखेंगे करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो यहां से आप लोगों को एक क्लैरिटी आएगी अपनी स्टेटमेंट को पढ़ने में स्टार्टिंग में ही। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, चलिए, जिसके द्वारा भी किया गया यहाँ पर 7000 बच्चों के द्वारा इसको अटेम्प्ट किया गया, लगभग 7500 बच्चों के द्वारा।
और जिसको पता नहीं कहां पर ये होता है, बेसिकली जैसे आप स्टडी लवर वीर जाकर चैनल सर्च करते हो तो वहां पर आप लोग सर्च करने के बाद में जो चैनल का लोगो आएगा उस पर क्लिक करना, तो यहां पर वीडियो आप लोगों को होम पेज, वीडियो प्लेलिस्ट और कम्युनिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहां पर ये क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप लोग भी जाकर यहां पर आंसर दे सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है। तो कोशिश करूंगा कि डेली 2-4 क्वेश्चन अब यहां पर डालता रहूं जैसे आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं, तो जिससे कि आप लोगों को पता भी चलता रहे थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछे गए थे, आशीष के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। पहले बात की थी मैंने यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन के बारे में, तो गल्फ ऑफ ओमन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट जो लोकेशन होगी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर जो ये आप लोगों को ओमन देखने को मिल रहा है, अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ पर ओमन हो गया, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार यहाँ पर न्यूज में रहते हैं। सुएज कैनाल जो हम लोगों ने बात की थी, ये 1869 में इसको ओपन किया गया था, और ये वो टाइम ड्यूरेशन था जब इसको ओपन किया गया। उस टाइम पर हमारी कंट्री जो थी वो यहाँ पर अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, तो इसके ओपन होने से और अच्छे वाला कंट्रोल हमारी कंट्री के ऊपर इनका हो गया। ठीक है, तो बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो आप लोगों के सामने कार्टून है, ये देखिए, ये कार्टून आप लोगों को यहाँ पर जो अटेम्प्ट करना है, ये कार्टून जो आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, इसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि 40 से लेके 50 शब्द आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में लिखने हैं। अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, देखता हूँ कि कितने अच्छे से आप लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं और क्या इसके बारे में आप लोग देखते हैं। जब कार्टून को एक्सप्लेन करने की बातें करता हूं तो सारी चीजों को देखा कीजिए अच्छे से, और आप लोगों के अंदर चीजों को देखकर समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी इससे, कि हाँ अगर कोई ऐसा माहौल है तो इसका मतलब क्या है, तो आप लोग उसको भी और अच्छे से निहार पाएंगे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूएन बोलते हैं, ये एक ऐसी बॉडी है जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो कंट्री है वो इसमें रहती है यहाँ पर मिलकर, और ये वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का यहाँ पर काम इसके द्वारा किया जाता है। पर लेकिन आप लोग पहले एक बार यहाँ पर न डालिए, ये चीजें आप लोग समझिए, उसके बाद में आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर आज के डेट में यूएन के 15 मेंबर हैं। टोटल 15 मेंबर में से 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं, और जो 10 मेंबर हैं वो है नॉन परमानेंट मेंबर। जो 5 मेंबर परमानेंट हैं उसमें आप लोगों को चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए नजर आएगा, जिनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी मुद्दे पर चारों के चारों किसी मुद्दे पर 4 कंट्री की सहमति बन गई और एक की सहमति नहीं बनी, तो उस मुद्दे पर फिर किसी की एक तरीके से उस मुद्दे को पास नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी आप लोग एक तरीके से मुद्दा पास कराना चाहते हैं तो पांचों की पांचों कंट्री जो है वो एक सुर में बात करेंगे, तभी यहां पर कोई भी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर कोई भी सहमत नहीं होगी एक भी कंट्री, तो उस मुद्दे को यहां पर पास नहीं किया जाएगा, तो इसको कहते हैं वीटो पावर, कि इसने वीटो कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा चाइना जो है हमारे साथ में जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के कई सारे मुद्दे वीटो कर देते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के ऊपर यहां पर बात नहीं हो पाती है। ठीक है, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3 देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 10 हैं। एशिया कॉन्टिनेंट से 2 देखने को मिलेंगे, लैटिन अमेरिका से 2 देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 देखने को मिलेंगे, और जो यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप है वहां से 1 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न यहां पर नजर आता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर यूएन में एक तरीके से, कि जो इंटरनेशनल जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन जो ओनली ऑर्गन है यहाँ पर, जो कि डिसीजन लेने वाली यहाँ पर बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो फिर भी आप लोग वैसे ही बोल सकते हैं जैसे हमारी कंट्री में आप लोग बोलते हैं कोई भी रूल और रेगुलेशन बना लिया, पर लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर यहाँ पर उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर भी नजर आएगी। तो पहले तो इसके मेंबर के बारे में इंपॉर्टेंट बात आप लोग को इसलिए याद रखनी है क्योंकि इंडिया जो है 2021 और 2022 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 2022 के लिए। तो ये यहाँ पर इसलिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, और यही हमारा मुद्दा भी था कि हमारी जो आजादी है उसका 75वां जो दिवस है उसको यूएन के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया जाए। तो जो भी चीजें यहाँ पर बोली जाती है, मेंबर का एक ऑब्लिगेशन रहता है कि वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करके चले। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और 2021 के लिए जो चुन लिए गए हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप लोगों से एक स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिया जो है वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है। दूसरी स्टेटमेंट में दे देंगे कि इंडिया जो है अब तक 5 बार चुना गया है, 6 बार चुना गया है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इलेक्टेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, उसके बारे में बात की जा रही है। नॉन परमानेंट यूएन काउंसिल के जो मेंबर हैं
तो इनका जो 1946 से अगर टर्म आप लोग लगाते हैं तो सबसे ज्यादा बार कौन चुना गया है? पहले नंबर पर जापान, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर अर्जेंटीना और चौथे पर है इंडिया। तो इंडिया अभी 8वीं बार यहां पर अपना जो पारी है वो खेलने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। बाकी पाकिस्तान, कोलंबिया, इटली 7-7 बार और कनाडा 6 बार। तो सबसे ज्यादा कौन चुना गया है? सबसे ज्यादा चुना गया यहां पर, ये याद रखिएगा, बेसिकली ऐसे घटते हुए आ रहे हैं यहां पर, पाकिस्तान, इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान। तो 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो बिल्कुल नंबरिंग यहां पर चल रही है। तो कम से कम ये 5 मेंबर आप लोग याद रख लीजिएगा, जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर जो चुने जाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग 8वीं पारी अपनी खेलने जा रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में। अभी यहां पर बात करते हैं कि क्या बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। 75वां जो सेशन यहां पर जनरल असेंबली का देखने को मिलेगा, उसके चलते यहां पर उसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है 21वीं सेंचुरी को देखते हुए। देखिए आज की डेट में मैंने आप लोगों को बताया 5 परमानेंट मेंबर आप लोग यहां पर देखें कि चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूके और यूएसए। अगर आप लोग एक बार वर्ल्ड पर नजर डालेंगे तो आप लोग यहां पर देखिए कहां कहां पर एक कंट्री, चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। तो ये 5 परमानेंट मेंबर अगर आप लोग देखें यहां पर, ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर के हाथ में वीटो पावर यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। पर लेकिन आप लोग देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक भी मेंबर नहीं है यहां पर। क्या ये सही तरीका है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से यहां पर जो ओशियाना बोलते हैं जिसको आप लोग, उससे कोई भी मेंबर नहीं है। और यहां पर अगर बात करें तो आप लोग साउथ अमेरिका से एक भी मेंबर नजर नहीं आएगा। यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि यूएन के परमानेंट मेंबर में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखते हैं। तो सारे कॉन्टिनेंट से कम एक मेंबर तो यहां पर होना चाहिए। और जिस तरीके का एशिया का एरिया है तो वहां पर और भी ज्यादा मेंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं। अगर बात करें यहां पर, इसीलिए बोला जाता है कि 21वीं सेंचुरी के हिसाब से जो आज की डेट में आप लोग देखेगा जो यूएन है वो ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो यहां पर ये साउथ अमेरिका से मेंबर है, ना अफ्रीका से है और ना ही इस पर्टिकुलर रीजन से कोई मेंबर है। तो यहां पर क्या रियलिटी में जो यूएन है वो आज की डेट में सबको रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए बार बार उसमें रिफॉर्म के बारे में बात की जाती है। अगर बात करें यहां पर वोल्कन बोस्किर के बारे में, ये तुर्किश डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन है जो कि प्रेसिडेंट है यहां पर यूएन जनरल असेंबली का, जो इनकमिंग सेशन आएगा उसके अंदर में। तो इनके द्वारा भी बोला गया कि डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव रिफॉर्म यहां पर आने चाहिए, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसके अंदर में, तभी ढंग से हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये यहां पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। पर लेकिन ये मुद्दा जो है पहले से ही यहां पर इंडिया के साथ में मिलकर G4 कंट्री कई बार इसको उठा चुके हैं। आप लोगों से इवन पास्ट में G4 कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि G4 कंट्री में कौन कौन से मेंबर यहां पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, G4 कंट्री यहां पर दावेदारी करती है कि हमारी भी सीट यहां पर परमानेंट मेंबर के अंदर हमारी होनी चाहिए। तो ये कई बार यहां पर इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, क्योंकि ब्राजील की बात करें तो ब्राजील साउथ अमेरिका से आ गया, तो जर्मनी भी यहां पर बोल रहे हैं, जापान बोल रहे हैं, अगर बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कम से कम यहां पर होना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखने को मिल सके। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि जिसके हाथ में पावर है वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कंपेयर कराता हूं आप लोगों को बड़ी ही शानदार तरीके से। हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया कि हमारी कंट्री में जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि जो राज्य गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में से कुछ पावर छीनकर थोड़ा सा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को दे दी जाए। पर लेकिन ये जो चीजें हैं इसके साथ में लड़ते लड़ते हम लोग को कब आई है हमारे हाथ में? ये 1992 में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। पर लेकिन ये जो चीजें होनी चाहिए थी ये डायरेक्टली हमारे संविधान में होनी चाहिए थी, पर लेकिन उस टाइम पर ये संविधान में नहीं डाली गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको हमारी कंट्री में लाया गया, और वो भी कब? हमारा संविधान इंप्लीमेंट होने के लगभग 42 साल बाद में आप लोग बोल सकते हैं। तो इतने बाद में यहां पर पावर छोड़ी गई हमारी कंट्री के खुद के राज्य के द्वारा अपनी ही कंट्री में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को पावर देने के लिए। तो अब आप लोग ये समझिए कि दूसरी कंट्री अगर कोई पावर लिए बैठी है तो वो क्यों वीटो पावर को अपनी को छोड़ेगी, जो कि इनको कई जगह मुद्दों पर काफी काम आती है। पर लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये वीटो पावर जो है ये रेस्पॉन्सिबली यूज नहीं करते हैं इसको। ये वीटो पावर जो है अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जबकि ये वीटो पावर दी गई थी इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके से वर्ल्ड में पीस और शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। ये इसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपना देखते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए, चाहे उसका कितना भी डिजास्टर इंपैक्ट क्यों ना पड़े, यानी कि अपने बारे में सोचते हैं, चाहे बाद में इसकी वजह से कितनी भी नेगेटिव चीजें क्यों ना देखने को मिल जाए। तो ये काफी सोचने वाली यहां पर बात होती है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लोग बात करें 2003 की, 2003 में यूएसए और यूके के द्वारा यहां पर क्या किया गया? कंडीशन ये की गई 2003 में यूएसए और यूके के द्वारा
कि इराक के ऊपर एक तरीके से इनके द्वारा अटैक किया गया, इराक के अगेंस्ट इनके द्वारा वॉर छेड़ी गई, जबकि यहां पर यूएन के द्वारा कोई सपोर्ट भी नहीं देखने को मिल रही थी। तो यूनिलैटरल इनके द्वारा अपने आप ये डिसीजन ले लिया गया। तो यहां से चीजें समझ में आप लोग एक तरीके से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएन के अंदर जो है एक तरीके से उसकी पावर को ढंग से समझा ही नहीं जा रहा है, अपने हिसाब से यहां पर वोट डिक्लेयर कर दी इन्होंने 2003 में। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो यूएन की जो एक तरीके से बेइज्जती है यहां पर आप लोगों को होती नजर आएगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिए, हमारी कंट्री में आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में तो 28 राज्य हैं। कल को बाहर का कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, जैसे मान लीजिए जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है। कौन है जापान का प्राइम मिनिस्टर? अभी नया बन रहा है, आप लोग उनका नाम बताइए। चलिए ठीक है। तो यहां पर ये बंदा आकर क्या करता है, डायरेक्ट मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिलता है या फिर डायरेक्ट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट होने लगी एक तरीके से, यानी कि बाहर के डिग्नेटरी आकर डायरेक्ट राज्य के चीफ मिनिस्टर से मिल रहा है बिना प्राइम मिनिस्टर से मिले हुए। तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर नजर आती है कि यूएन जो है हमारी कंट्री में एक पावरफुल बॉडी है, हमारी कंट्री में नहीं सॉरी वर्ल्ड में। तो यहां पर एक तरीके से एक कंडीशन ये बन रही है कि उसके जो स्टेट हैं वो अपने आप अपने डिसीजन ले रहे हैं, उससे यहां पर पूछा भी नहीं जा रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जिसके चलते ये बोला जाता है कि जो यूएन है वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करें यहां पर 122 जो असेंबली यहां पर हुई थी 2008 में, तब यहां पर डिसाइड किया गया था कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क, जिसको आईजीएन के नाम से बोला गया, ये एक ऐसा एक पैटर्न बनाकर चलेंगे, जिसके चलते जो यूएनएससी है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको एक तरीके से बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, ताकि अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। यानी कि इनका पर्पज ये था कि भैया थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और जाके यहां पर जो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इसका पार्ट बना लिया जाए। तो ये चीजें चलती रही काफी लंबे समय तक, पर लेकिन 8 साल यहां पर 2015 में फिर चीजें देखने को मिली कि चलो यार ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। पर लेकिन 2015 में जब यहां पर इसमें चेंज करने की बात की गई, तो यूएसए, रसिया और चाइना तीनों ने इसमें अपनी टांग अड़ा दी और बोले हम लोग इसको नहीं करने देंगे। इनके एक तरीके से वीटो कर दिया जो भी इसमें रिफॉर्म आ रहा है। ये जो कंट्री है जिनके पास में वीटो पावर दे रखी है, ये अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। आप लोग ये सोचिए कल को अगर ऐसा हो जाता है तो कैसा रहेगा। आप लोग इसके बारे में अपनी राय बताइएगा जो भी बोलने जा रहा हूं। आज की डेट में अगर हर एक कॉन्टिनेंट से एक एक मेंबर आ जाए और उसके पास में वीटो पावर हो, और उसी के साथ में यहां पर यह बोला जाए कि वीटो पावर से यहां पर एक ऐसा नहीं होगा कि वीटो पावर यहां पर ऐसा रहेगा कि वीटो पावर ये बस किसी को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। ये वीटो पावर की थोड़ी डेफिनेशन चेंज की जाए कि यहां पर बेसिकली एक डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग कराई जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर 7 मेंबर आ जाते हैं किसी तरीके से, तो 7 मेंबर अगर यहां पर आ जाते हैं तो वोटिंग कराई जाएगी, जिसकी मेजोरिटी होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि एक मेंबर रोकेगा तो मुद्दा रुक जाएगा, जिसकी वोटिंग होगी कि अगर 4 ने एक साइड में वोट दे दिया तो फिर उस मुद्दे को पूरा इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टमेटिक रिफॉर्म यहां पर होते हुए नजर आएंगे। किसी एक कंट्री की मनमानी इसके अंदर नहीं चलेगी। आज के में एक कंट्री की मनमानी चल जाती है अगर किसी मुद्दे के ऊपर यहां पर बात करते हैं, तो ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बोल सकते हैं। तो इस रिफॉर्म के बारे में आप लोग क्या बोलते हैं? पसंद आता है यस या फिर नो, या फिर आप लोग कोई और सजेशन हो तो वो भी आप लोग अपने सजेशन बता सकते हैं। आज के में जैसे आप लोग कमेंट पढ़ता हूं ना, देखता हूं बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के द्वारा सजेशन दिए जाते हैं। कई बार तो मैं भी वो डायमेंशन नहीं सोच पाता हूं जब आप लोग कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि देखिए हर एक पर्सन ना सोचने का प्रोसीजर अलग होता है। तो आप लोग एक दूसरे कमेंट जरूर पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो एक इससे आप लोग का एक अलग माइंडसेट डेवलप होगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं कार्टून के बारे में पूछता हूं तो कार्टून के बारे में आप लोग बताया कीजिए, तो एक दूसरे का व्यू पढ़ा कीजिए कि हाँ ये भी चीजें हो सकती हैं। अपना व्यू देने के बाद में दूसरे का व्यू जानने की भी कोशिश क्या कीजिए, इससे आप लोग एक नया एंगल अपने आंसर में ऐड कर पाएंगे। G4 कंट्री है, उनके द्वारा बोला गया आईजीएन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा आगे चलना चाहिए स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए। पर लेकिन फिर से क्या हुआ, अब यहां पर ये बातें करने ही वाले थे तो यहां पर कोविड-19 आ गया, ठीक है। तो कंगाली में आटे गीले वाली फिर से बात हो गई यहां पर। तो अब देखते हैं ये, अब बात करते हैं कि चीजें जो है कैसे आगे चलने वाली है। अब इंडिया भी यहां पर इसका मेंबर रहेगा। अब जब सेशन होगा आगे चलकर अगर यहां पर, तो इंडिया भी यहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहां पर देखने को मिलेगा एशिया पैसिफिक सीट की साइड से, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री जो है अब यहां पर अपना रोल कैसे प्ले करती है तो देखने वाली बात है। तो यहां पर मेंबर चुने जाना यहां पर एक, जब मैं ऐसी लाइन पढ़ता हूं तो मुझे तुरंत याद आ जाता है, देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके, एग्जाम क्लियर करके आईएएस की जॉब लेना, ये एक इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज आप लोग आगे फेस करने वाले हैं आगे इस जॉब में जाने के बाद में। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि बस जॉब मिल जाए एक बार, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो जॉब छोड़कर आते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि गलत जगह आकर फंस गए हैं। तो यही कंडीशन यहां पर बोली जा रही है कि सीट के लिए चुना जाना ये चैलेंज था, चलिए जो भी है, पर लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं था जितना आगे डिफिकल्टी अब हमारे सामने आने वाली है काम करने के ड्यूरेशन में। तो अगर माइंडसेट ऐसा है कि हाँ अच्छा काम करना है, सही से काम करना है, तो आसानी से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर माइंड में कचरा भरा हुआ है तो फिर फिर वहां पर प्रॉब्लम फंसते हुए नजर आओगे। तो अब हमारी कंट्री के सामने कई सारे ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कैसे रिफॉर्म यहां
पर लेकर आने यूएन के अंदर में, और हमारी कंट्री की जो 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी वो भी यहां पर हम लोग इसका पार्ट बनाना चाहेंगे ताकि उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये भी बेसिक यहां पर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएन के बारे में बात करें तो यूएन जो है आज के डेट में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर लेकिन उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो एरिना है उसके अंदर भी, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कंट्री की मुट्ठी में बंधा हुआ एक बॉडी आप लोग बोल सकते हैं जो कि सही तरीके से जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। इसी के साथ में जो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क होते हैं आज के डेट में वो कई सारे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएन के लिए चैलेंज बनते हुए जा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा हूं। आज के डेट में G4 कंट्री के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, G7 कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं, G20 कंट्री के बारे में आप लोग जानते हैं, 1-to-1 टॉक करते हैं, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप यहां पर बनते हुए जा रहे हैं जिसके चलते लोग जो है वो अपने अंदर ही बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, यूएन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी रह नहीं गई है। तो यहां से क्या होता है, इसका अस्तित्व जो है, यूएन का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके सामने कई सारे चैलेंज नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यूएन देखे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। आज तक बात करें सीरिया की जो प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को लगता है कि यूएन उसका सॉल्यूशन निकाल पाया है? अगर बात करूं पैलेस्टीन का जो मुद्दा चल रहा है इजराइल को लेकर, यूएन लगता है आप लोगों को उसका सॉल्यूशन निकाल पाया? क्लाइमेट चेंज के बारे में पता नहीं कब से बातें चल रही है, आप लोगों को लगता है यूएन उसका सॉल्यूशन निकाल पाया? पेंडेमिक जो महामारी बन गई है आज के में वर्ल्ड में, जो सबको अपनी चपेट में ले गई है, आपको लगता है कि यूएन इसका सॉल्यूशन निकाल पाया? जब ये सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग क्यों इसके ऊपर ट्रस्ट करें, हम लोग क्यों इसके ऊपर इतना फोकस देकर चलें? तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर रिफॉर्म लेकर आएंगे, मोर रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, वीटो पावर को थोड़ा सा लिबरलाइज कीजिए, उससे और ज्यादा लोग आएंगे और उसको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में लेकर आइए। तो ये सारे सजेशन आप लोग यहां पर दे सकते हैं जब अपना आंसर राइटिंग करेंगे। पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद में सोचा गया था कि जो भी आज के डेट में आने वाले टाइम में जो स्टेबिलिटी है, जो एक तरीके से स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे, पर लेकिन उसको थ्रेट देखने को मिल रही है जब नेशनलिज्म का फंडा रहा है। मतलब क्या है, हर एक कंट्री, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो तरीके के जो आदमी आगे अपनी कंट्री फोकस करेंगे, दूसरी कंट्री भाड़ में जाए, ठीक है। अब पहले अमेरिका, ठीक है, तो हर एक कंट्री अपने नेशनलिज्म के एजेंडे को लेकर चल रही है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में शांति बनाकर रखनी है, इसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो यहां से भी जो यूएन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यूएन है कहां, ठीक है। आप लोगों ने सिंघम मूवी देखी होगी, तो उसमें बोलता नहीं है जब उसको मारने का टाइम आता है कि डीजीपी ये क्या कर रहा है, मुझे बचा ले, बोल रहा है कि डीजीपी है कहां, डीसीपी तो छुट्टी पे गया हुआ है। तो ये बात है यहाँ पर कि यूएन छुट्टी पर गया हुआ है, तो फिर तो यहाँ पर वही करेंगे कि उठाकर फेंक दो, गले से लटका दो, पंखे से लटका दो, एक माले से 2 बार डाल दो, तो फिर वही कंडीशन देखने को मिलेगी यूएन के साथ में, ठीक है। तो याद आ गया होगा किस डायलॉग की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए यहां पर वही बातें हैं घुमा फिरा कर कि इसके अंदर रिफॉर्म लेकर आओ, मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाओ, अगर रियलिटी में इसका सॉल्यूशन आप लोग निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये एनिमल के ऊपर जो क्रुएल्टी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में बात की जा रही है जो एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, इसमें चेंज करने की बात की जा रही है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई किसी एनिमल के साथ में कितनी भी बड़ी क्रुएल्टी क्यों ना करे, चाहे उसको सेक्सुअली अब्यूज करे, चाहे उसके ऊपर एसिड अटैक करे, चाहे और कोई हरकतें करे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भी साउथ इंडिया में क्या किया गया था, एक कुत्ते के पिल्ले को बेसिकली मतलब कई सारी ऊंची मंजिल से उठाकर नीचे फेंक दिया था, वो चीजें देखने को मिले, चाहे उन्हें कई बार जला भी दिया जाए। पर लेकिन होता क्या है, बस हमारी कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट है 1960 का, ये बोलता है कि इसके ऊपर एक पेनल्टी लगा दो 50 रुपए की। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या बनी हुई है। तो यहां पर इसका एक तरीके से किसी के भी अंदर एक खौफ नहीं है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होने वाला है। तो एनिमल को लेकर जो मोरलिटी है एक तरीके से उस पर हम लोग फेल हो चुके हैं। यहां पर कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि हम लोग रियलिटी में अपनी किस डायरेक्शन में हम लोग चीजों को लेकर जा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रखिएगा जिसको बोलते हैं पीटा, इसके बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि जो इंसान है उसको इंसान है जिसको जानवरों के साथ में अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, इंसान को भी एक तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए कि हाँ उनके अंदर भी जीव है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद ही जानवरों से ज्यादा क्रूर आज के डेट में होते हुए जा रहे हैं। तो इसके अंदर अभी बात करें एक अमेंडमेंट बिल के बारे में, ताकि इस चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके और इसी के चलते जो पनिशमेंट के बारे में बात की जा रही है उसको भी ढंग से देखा जाएगा। बेसिकली हमारी कंट्री में ओनली 50 रुपए यहां पर पनिशमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में यहां पर कई सारे सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इस चीज को लेकर है कि अगर हमारी कंट्री में एक ऐसा कोई एक्ट आता है तो चीजें ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर बात की जाए कई सारे एस्पेक्ट हैं यहां पर हैं, अगर बात करें कंसीडर करने के लिए, जैसे कि मीनिंगफुल एनिमल राइट्स के बारे में बात की जाती है।
अगर बात करें सेक्शन 11 जो है यहाँ पर, उसमें सीरीज ऑफ ऑफेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आप लोग इसको देखेगा, ये रियलिटी में आप लोगों के सामने नजर आएगी जब आप लोग इसको देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा अभी थोड़ा सा, ये कई सारी पिक्चर आप लोगों के सामने आएंगे निकलकर, तो आप लोग समझ पाएंगे कि एनिमल्स के ऊपर क्या क्या क्रुएल्टी की जाती है सोसाइटी के अंदर। जो यहाँ पर आज के में सेक्शन में अगर आप लोग देखें, कई सारे ऑफेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर जो एनिमल है, कई बार उसमें जैसे कि लात मार देते हैं, कुत्ता बिल्ली उसको लात मारकर दूर फेंक देते हैं, कई बार उनको मार देते हैं, उनके उनके कान वगैरह काट देते हैं, जैसे जानवरों के सींग वगैरह काट देते हैं, वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में और कई सारे ऑफेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत बुरी तरह भी कई बार इनको ट्रीट किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो सीवियर ऑफेंस होते हैं, कम से कम उनके लिए कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल यहां पर बेसिकली उसको बना देना चाहिए। आज के में एक्ट में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का क्या है मतलब है और कॉग्निजेबल का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि इनको अरेस्ट किया जा सकता है, कोई ऐसी हरकत अगर करता हुआ पाया जाता है बिना किसी वारंट के, ठीक है, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर किसी का रेप हो गया, तो वहां पर एक तरीके से डायरेक्ट उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। पहले से वारंट की जरूरत यहां पर नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल में क्या रहता है, पहले आप लोगों को वारंट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद में आप लोग अरेस्ट कर पाएंगे। नॉन बेलेबल क्या रहता है, बेल नहीं होगी पर्सन की अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा। तो थोड़ा सा डिटरेंस क्रिएट करने की बात यहां पर की जा रही है। अगर डिटरेंस क्रिएट करेंगे तो फिर चीजें जो है वो थोड़ी सी सही पैटर्न में यहां पर चल पाएगी। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है क्रिमिनलाइज करने के लिए सेवरल फॉर्म ऑफ द एनिमल क्रुएल्टी, पर लेकिन जो इसका सबसेक्शन 3 है यहां पर, वो एक्सेप्शन यहां पर कर देता है अगर कुछ चीजें आप लोग करते हैं, यानी कि क्रुएल्टी तो कर सकते हैं, पर वो क्रुएल्टी के लिए यहां पर बोलता है कि क्रिमिनलाइज कर दीजिए सेक्शन 11, पर लेकिन सबसेक्शन में क्या बोलते हैं कि अगर आप लोग डीहॉर्निंग कर रहे हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या होता है, कास्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर नॉइज रोपिंग कर रहे हैं या फिर आप लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये क्या क्या चीज होती है समझिएगा। जैसे बात की जा रही है डीहॉर्निंग के बारे में, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार जो गाय भैंस होती है लगता है ये मार रही है, ठीक है, घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज मतलब उन्हें गर्म कर कर उसको उनके सींग वगैरह कट कर दिए जाते हैं, ठीक है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। या फिर जैसे कि यहां पर ये देखिए आप लोग कंडीशन, ठीक है, तो यहां पर सींग निकाल लिए इसके कंप्लीटली, तो ये हरकतें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसको बोलते हैं डीहॉर्निंग, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। लग रहा है कि ये मार रहा है, तेज भागते हैं, तो नोज में रोपिंग कर दी जाती है इसकी, ताकि इसको पकड़कर इसको रोका जा सके। उन्हें कहते हैं, गांव में सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में अगर आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे, नाथ फोड़ देना बोलते हैं बेसिकली इसको, कि यहां इसको नाथ फोड़ दो कि यहां इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग क्या की जाती है, एक गरम लोहा करके यहां पर या कोई मेटल करके इनकी बॉडी के ऊपर लगा दिया जाता है, इनके ऊपर नंबरिंग जब की जाती है, तो ये ऐसी ब्रांडिंग यहां पर देखने को मिलती है। तो कई बार ये कंडीशन सामने निकल कर आती है, तो इसके चलते इनको बहुत ज्यादा पेन होता है। और इसके साथ में यहां पर कास्ट्रेशन कहते हैं, उसको कहते हैं वधियाकरण। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में कि वधियाकरण यहां पर कर दिया जाता है इनका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि बेसिकली आगे चलकर वो अपनी जो जनरेशन है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसको कहते हैं वधियाकरण। तो वो भी एक कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देखिए किस तरीके से यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग देखिए, अलग अलग जानवरों के साथ में यहां पर वधियाकरण यहां पर किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी इनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, किस तरीके से यहां पर बेसिकली इनको ट्रीट किया जाता है, तो वही चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घोड़े का वधियाकरण किया जा रहा है यहां पर, तो इस तरीके से बहुत बुरी कंडीशन में यहां पर एक तरीके से जानवर को ट्रीट किया जाता है वधियाकरण करने के लिए। तो ये कंडीशन यहां पर जब निकल कर आती है तो कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी जो ये एक्ट है, ये सारी इन चीजों को बोलते हैं कि यहां पर ये एक्ट जो है कि यहां पर ये क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आएंगे, एनिमल क्रुएल्टी के अंदर यहां पर नहीं आएंगे, नहीं को क्रिमिनल कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है इंसान जो है इसको कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें करते हैं, तो एक्ट खुद इन चीजों को अलाउ करता है। तो यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर उठो और कुछ ढंग की बातें करो तो कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि अब बात करते हैं यहां पर कि इनके द्वारा देखिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाती है कि अलाउ करना चाहिए, जैसे क्रुएल्टी मेथड है उसको कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उनका हॉर्न हटा देते हैं, ठीक है, हॉर्न हटा देते हैं, या तो कोई चाकू लेकर यहां पर यूज करते हैं, कोई नाइफ वगैरह, या फिर कोई हॉट आयरन और उसके ऊपर लगा देते हैं। नोज में रीओपनिंग कर देते हैं यहां पर, सॉरी नोज में रोपिंग कर देते हैं यहां पर, ठीक है, जिसके चलते जो एनिमल है उसको यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। और ये भी किसी ऐसी सुई वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज यूज की जाती है जिससे उनकी नाक को जो छेदा जाते हैं। आप लोग इसको खासकर जो लड़कियां हैं वो समझ रही होंगी कि लड़कियां जो है वो नाक में नहीं पहनती है नथनी वगैरह, जो उसको बेसिकली वहां पर उसमें छेद किया जाता है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, वो लड़कियां उसको पेन को समझ सकती हैं। यही सेम एनिमल्स के साथ में किया जाता है नॉर्मली, तो उनमें जो बेसिकली नाक के बीच में जो बीच वाली दीवार होती है उसमें छेद किया जाता है।
तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब ब्रांडिंग की बात करते हैं यहां पर, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये हॉट आयरन वगैरह कोई ऐसी चीज जो वो काफी इस तरीके की है, वो आइडेंटिफायर मार्क लगाने की कोशिश की जाती है बॉडी के ऊपर, तो ये भी काफी खतरनाक प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करती है। तो इस तरीके से जो एनिमल है वो फिजिकली भी और साइकोलॉजिकल पेन एनिमल को देखने को मिलते हैं, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो जो पीटा है यहां पर, जिसको पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल बोलते हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट गया और उसके द्वारा बोला गया जो ऐसी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है, इन सब एक्टिविटी को यहां पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर गाइडलाइन यहां पर होनी चाहिए। तो फिर अगर उनसे पूछे कि भैया सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन भी कई सारे सामने निकल कर आ रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि अभी बात की जा रही है, अगर किसी के साथ में कोई ऐसी हरकतें करनी है, जैसे कि कास्ट्रेशन करना है, वधिया करना आप लोगों को करना है, तो कम से कम एनेस्थीसिया उसको दे दीजिए। जिस तरीके से इंसान का ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसको पहले बेहोश कर लेते हैं, तो वो चीजें आप लोग करिए। इसी के साथ में रिप्लेस कर दीजिए जो क्रुएल्टी वाली प्रैक्टिस है, जैसे कि नोज ओपनिंग है, ठीक है। तो नोज को अगर आप लोग रोपिंग करते हैं, तो उसको चेंज करके आप लोग फेस होल्टर लगा सकते हैं। यहां पर ये क्या होता है, इसको आप लोग देखिए। जैसे यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर ये अगर नोज ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इस तरीके से इसकी नोज में छेद कर दिया कंट्रोल करने के लिए। इसका अल्टरनेटिव आप लोग ये लग सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये वाला, इसके लिए नोज ओपनिंग करने की जरूरत नहीं है और आसानी से आप लोग जानवर को कंट्रोल भी कर पाओगे, तो अच्छा अल्टरनेटिव है। दूसरी बात की जा रही है ब्रांडिंग के बारे में, आप लोग ऐसे ब्रांडिंग यहां पर करते हैं, इसके ऊपर लोहे का ये इस तरीके से लगाकर, तो इसके चलते यहां पर आप लोग अल्टरनेटिव का ढूंढ सकते हैं। RFID, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इससे आप लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, कहीं पर भी ये चला जाए, तो ये एक अल्टरनेटिव आप लोग यूज कर सकते हैं। जब आंसर राइटिंग में सजेशन देते हैं ना, वहां पर आप लोग इनको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। डी हॉर्निंग के बारे में यहां पर ये लिख रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये एनिमल आप लोगों को लेकर डी हॉर्न इसका करना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसी ब्रीड कोई लीजिए ना जिसके हॉर्न ही नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग क्यों उनको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है आप लोग इसको फिर बाद में डी हॉर्न करते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। तो जो यहां पर बेसिकली एक्ट है, यहां पर उसके अंदर ये चेंज लेकर आना चाहिए। जो एम्बिगुएट है डेफिनेशन, यहां पर बात करता है कि कई सारे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग प्रॉपर वे में समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो प्रिवेंट करने की बात की जा रही है, कोई अननेसेसरी पेन और सफरिंग एनिमल को होती है, तो इसको कहीं भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। इसी के साथ में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूट करता है अननेसेसरी सब्जेक्टिव असेसमेंट, आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो कई बार ऐसे टर्म होते हैं जिनको आप लोग बोल तो देते हैं, पर लेकिन हम लोग उनको एक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर हम लोग जैसे रेप के बारे में डेफिनेशन हमारी कंट्री में दे रखी है कि हीनियस क्राइम अगर किया जाए, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग डेथ की सजा दे सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो हीनियस क्राइम जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म हो गई, ठीक है। मतलब कैसे, मतलब किस लेवल पर आप लोग हीनियस क्राइम मानेंगे। लड़की का रेप करने के बाद में डेथ कर दी जाए, उसको मार दिया जाए, लड़की का रेप करने के बाद में उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए, मानिए कि कहां पर अगर नॉर्मल लड़की का रेप कर छोड़े जाए, तो आप लोग उसको हीनियस क्राइम नहीं मानेंगे। तो ये जज खुद डिसाइड करते हैं कि इसका कहां पर जाकर रुकना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये यहां पर नहीं पता है, पर हाँ केस टू केस जो है वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। हाँ कुछ ओवरव्यू दे रखा है, ये चीजें चेंज होगी तो बेसिक स्टेप पर, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो निकल कर आती हैं ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, तो इनका असेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए ये एक क्लियरली बाउंड्री डिसाइड नहीं करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक स्टैट्यूटरी जो डेफिनेशन की एब्सेंस है, यहां पर जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि प्रॉपर चीजों को समझ सके कि यहां पर किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, और जो इंसान है उनके सामने भी एक डेफिनेशन रहेगी, तो वो भी ये जो हरकतें हैं, ये हरकतें करने से पहले जो इंसान है वो भी रुक जाएंगे और एनिमल के ऊपर कोई क्रुएल्टी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये जुडिशरी के क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहा है। ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, फिर से वही आर्टिकल है, एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं। यहाँ पर सूर्य करके एक एक्टर है यहाँ पर, ये साउथ इंडिया के अंदर में, तो इनके द्वारा यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर कमेंट किया गया नीट की परीक्षा को लेकर। इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। तो हुआ क्या था बेसिकली आप लोग ये समझिए, इनके द्वारा कमेंट ये किया गया कि आज की डेट में जो जुडिशरी है वो यहाँ पर ऑनलाइन जजमेंट दे रहे हैं, अपने आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और बच्चों को कह रहे हैं कि खुद जाकर आप लोग टेस्ट सेंटर पर अपना एग्जाम दो। तो इनके द्वारा जैसे ही ये कमेंट किया गया तो ये कमेंट काफी वायरल हुआ। तो इसके चलते यहाँ पर जो जज थे वो जज साहब जो है गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पर चलना चाहिए। तो ये टर्म इनके द्वारा जैसे यूज किया गया तो जज ने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहां पर इनके ऊपर आरोप लगना चाहिए। अभी आप लोग प्रशांत भूषण साहब वाले केस के बारे में जानते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते जुडिशरी को एक शौक लगा, यानी कि अपने ही एक तरीके से स्टेटमेंट के अंदर अपने आप ही आकर खड़े हो गए। तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो जुडिशरी है आज के डेट में वो इंटॉलरेंस होती है यहां पर जा रही है। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को यहां पर ये मिल रही है कि जुडिशरी जो नॉर्मली
कुछ चीजों को डिफेंड करने का काम करना चाहिए, वो उसको एक तरीके से रोकने का काम कर रही है। जैसे कि अगर बात करें यहां पर राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, अगर किसी का हनन हो रहा है तो आर्टिकल जो हम लोग बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। तो फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाते हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में, तो आर्टिकल 19 जो यहां पर ये राइट टू फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो इस टाइम पर यहां पर अगर हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है तो हम लोग जुडिशरी के पास में जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन अगर जुडिशरी ही सेम काम कर रहे हैं तो आप लोग किसके पास में जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि बचाने वाला ही अगर मारने पर आ जाए तो फिर इंसान की क्या फिर यहां पर क्या उसका सॉल्यूशन है, तो वो आप लोगों को यहां पर बताना है। तो ये एक अलग तरीके का वर्जन यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो जज हैं आज के डेट में वो एक तरीके से चीजों को अलग तरीके से यहां पर देख रहे हैं, जिस तरीके से उनको देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर इसके तरीके से यहां पर एक तरीके से लिमिट करने की कोशिश की जा रही है लोगों को कि कोई कमेंट नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अपना क्रिटिसिज्म नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही बात होगी। ओ माय गॉड, आप लोगों ने मूवी देखी होगी OMG प्रेस रावल साहब की। तो जब वहां पर जुडिशरी जब वहां पर केस चलता है उसमें कोर्ट के अंदर में, तो वहां पर जब पंडित जी के ऊपर कमेंट किया जाता है, वहां पर जो पंडित जी को बोलते हैं ना उनको थोड़ा सा उकसाने की कोशिश की जाती है कि तुम रियलिटी में पंडित हो, ये हो फलाना टीम का ना, तो वो कहते हैं पता नहीं कौन कौन से पंडित बताते हैं कि मैं ये वाला पंडित हूं। तो फिर प्रेस वाला बोलता है अगर ये वाले पंडित हो यार, जरा सी बात सुनकर तुम इतने एक तरीके से इतने गुस्से में कैसे आ गए एकदम, ठीक है। तुमने तो जरा सी देर में अपना जो एक शांति थी तुम्हारी भंग हो गई मन की, और तुम अपने आप को बोलते हो कि वो वाले पंडित हो तुम। तो वो कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि जुडिशरी जो यहां पर इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है वो जरा सी देर में तिलमिला जा रही है। अगर कोई इस तरीके से इसके ऊपर कमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करना पड़ेगा जुडिशरी को। और ये जो मैटर है इस तरीके से, जिस तरीके से बिना बात के अगर कोई कमेंट कर रहा है इस तरीके को, ये इतना सीरियस लेकर बैठ जाते हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं उनको छोड़कर, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो यहां पर जो जजेज हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो लॉयर हैं वो एक क्रिटिसिज्म, और जजेज जो है क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार नहीं है। जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको फियर होने लगा कहीं ना कहीं एक तरीके से, अगर फ्री स्पीच के बारे में भी कुछ लिख देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दोनों जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जनता को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों गेम खेल रहे हैं और जनता बेचारी ये देख रही है कि चल क्या रहा है, वो डरी हुई है कि पता नहीं रियलिटी में क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन आज के डेट में यहां पर सामने निकल कर आती है। तो रियलिटी क्या है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी एग्जैक्टली कि चल क्या रहा है। तो इसके चलते कंप्लीट क्लैरिटी आनी चाहिए, जो तीनों कम्युनिटी है यानी कि जुडिशरी, जनता और जो जर्नलिस्ट वगैरह ये मीडिया है, इनको सबको मिलकर साथ में काम करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए क्या क्या सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सकते हैं, और कंट्री और जो उसके इंस्टीट्यूशन और जो लोग हैं कैसे वो और ज्यादा तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और प्रॉपर सेट होनी चाहिए गाइडलाइन कि हाँ भैया क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पता चला आदमी बोल कुछ रहा है, उसको समझा कुछ जा रहा है और उसके खिलाफ वहां पर कुछ और यहां पर रिजल्ट आगे निकल गए। तो इन सब चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठकर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बेसिकली क्वाड के बारे में बात कर रहा है। क्वाड जो है आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि इसके बारे में ये पूछा गया है कि इज क्वाड राइजिंग आफ्टर चाइना चैलेंज एट LAC। यानी कि क्वाड में अभी कई सारी कंट्री हैं जो अपना पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिनों पहले जर्मनी ने बोला, फ्रांस भी यहां पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फिलहाल क्वाड में कौन कौन सी कंट्री आप लोग ये देखिए। क्वाड में आज के डेट में 4 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। इंडिया हो गया, USA हो गया, ठीक है, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 4 मेंबर क्वाड में आप लोग को आज के डेट में देखने को मिलते हैं। ये जो 4 मेंबर क्वाड में आगे बेसिकली चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर बोला गया, ये चारों मेंबर यहां पर साथ में आए। पर लेकिन जो राइटर है वो यहां पर एक अलग एंगल बता रहे हैं। आज की डेट में कितना भी हम लोग चाहें चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है हर एक कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ठीक है। हम लोग चीजों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, पर लेकिन उसको परमानेंट आप लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कि आप लोग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्वाड में खोजने लगो। तो क्वाड जो है वो यूजफुल हो सकता है कि हाँ भैया चलिए सही है, पर लेकिन आप लोग ये बोले कि क्वाड ही सब चीजों का सॉल्यूशन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता जो इंडिया चैलेंज फेस कर रही है। तो उसके लिए उनको खुद से अपना खुद का एक अलग पैटर्न लेकर चलना पड़ेगा, खुद की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस सिचुएशन को टैकल कर सकें। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो क्या बोला जा रहा है कि देखिए क्वाड जो मेंबर है, मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो यूएसए हमको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे सकता है, ठीक है, यूएसए हमको वेपन दे सकता है अगर हम लोग वेपन खरीदना चाहते हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर चाइना के साथ में हमारी लड़ाई हो जाती है तो क्या यूएसए हमारे साथ में आकर लड़ेगा चाइना के साथ में? बिल्कुल नहीं लड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये आप लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं किसी तरीके से, पर लेकिन एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोगों को ही फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही बातें बोली जा रही है कि ये बायलैटरल मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, जो क्रेडिबल जो सप्लाई है आप लोगों को मिलिट्री हार्डवेयर की वो आप लोगों को मिल सकती है, पर लेकिन आप लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कई बार तो पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते उदाहरण याद आ जाते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आप लोगों को यहां पर
मोटिवेट कर सकता हूं, करंट अफेयर पढ़ा सकता हूं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा सकता हूं, सारे काम कर सकता हूं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को प्रॉपर तैयार कर सकता हूं, पर लेकिन एग्जाम देने आप लोगों को ही जाना पड़ेगा, मैं आप लोगों की जगह एग्जाम देने नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो वही कंडीशन है कि प्रॉब्लम जो रियलिटी में है वो आप लोगों को खुद ही फेस करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा सकता हूं, पर लेकिन एग्जैक्टली लड़ाई में आप लोग खुद ही जाकर लड़ना पड़ेगा। तो यही चीजें हैं यहां पर लेकिन अगर आप लोग बोले कि नहीं सर एग्जाम भी आप लोग को ही देने जाना है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर बोला गया कि ये जो कंट्री है ये हमारी हेल्प कर सकती है, पर लेकिन हम लोग अगर सोचकर बैठ जाए कि सारा काम ये कंट्री ही करेंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी ये चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएगी उतनी ही जल्दी जो चीजें आप लोग ढंग से फोकस करना स्टार्ट करोगे और अंडरस्टैंड कर अपनी पॉलिसी बनाना अच्छे से स्टार्ट करोगे। तो कुछ ऐसे भ्रम होते हैं इंसान के माइंड में जिसको लेकर उसकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये भ्रम थोड़ा सा अगर निकाल दोगे आप लोग कि हाँ ये कंट्री जो है आप लोगों को हर टाइम हर तरीके से साथ करेंगे, कई जगह ऐसा भी होगा कि इनका खुद का इंटरेस्ट जो है सामने आ जाएगा इन कंट्री का। मान लीजिए चाइना के साथ में हमारी कुछ बहस होती है, अब यूएसए एक लिमिट तक ही चाइना को सप्रेस कर सकता है, क्योंकि चाइना की इसके साथ में इकोनॉमी जो है काफी हद तक एक तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो कब तक जाकर यहां पर सप्रेस करेगा, तो एक हद तक एक लिमिट से बाहर नहीं जाएगा यूएसए भी। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। अपने लेवल पर काम करने की अगर बात करें क्वाड ग्रुप के साथ में, तो हम लोग कई लेवल पर यहां पर कनेक्ट रहते हैं। आप लोगों को याद होगा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो मालाबार एक्सरसाइज में भी यहां पर कंट्री अच्छे से मिलकर काम कर रही है। मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया और यूएस से परमानेंट मेंबर थे, जापान फिर बाद में चल के परमानेंट मेंबर बन गया। जापान कब परमानेंट मेंबर बना ये आप लोग बताइए। अब ऑस्ट्रेलिया को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें सही है, इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए, हार्डवेयर का एक्सचेंज कीजिए, इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो शेयरिंग वो आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी जो होगी ग्राउंड लेवल पर वो आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। एलएसी पर जो कंडीशन बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो आप लोग खुद ही सोल्व करनी पड़ेगी, उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पर क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहां पर यानी कि एक तरीके से 1 सेकेंड, तो जिसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आंसर नॉर्मली इसका बी होगा, इसको इग्नोर कर देना, पर लेकिन आंसर यहां पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। ये जो इसका आंसर है यहां पर बी है, क्योंकि ये वाला जो है इसके बारे में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पूरी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल शेयर कर दूंगा, देखिएगा, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये ऐसे ऐसे पोर्शन है जो डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में कई बार आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा। बाकी एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों को जिसका आंसर देना है, ये आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर, ये है बेसिकली लेप्टिव सी के बारे में। तो इसके बारे में बात की जा रही है, ये एक मार्जिनल एक एक्सटेंशन आप लोग बोल सकते हैं आरटी क्वेश्चन का। दूसरा बोला जा रहा है कि ये बेसिकली आप लोगों को जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो सर्बिया है उसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड नजर आएगा, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट कनेक्ट है, ए में 1, बी में 2, सी में बोथ, डी में नाइदर 1 नॉट 2। तो लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली, और भी कई सारे रीजन की बात दे रखी थी कि यहाँ पर ये आर्टिक सी हो गया, इसके नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सर्बिया वाला रीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आंसर। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आता है, वरना डिसलाइक कर जाइएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।